एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी में पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। C1 इसमें क्या दिया हुआ है? A point charge 20 microcoulomb is shifted from infinite to point P in an electric field with zero acceleration। तो यानी स्लोली लेकर के आ रहे हैं अपन इसको इनफाइनाइट से, और इफ द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1000 वोल्ट, और उस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 1000 वोल्ट है, तो हमें पता लगाना है फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता लगाना है अपने को। फर्स्ट पार्ट में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे लिख सकते हैं अपन? ये लिख सकते हैं अपन डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको अपन स्लोली लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए डेल्टा के की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं अपन? Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल का मतलब उस पॉइंट P तक आ रहे हैं अपन, और कहां से आ रहे हैं? इनफाइनाइट से, तो Q इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल एजेंट का एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन बताना है, तो ये तो जनरल पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू डेल्टा के, और स्लोली ला रहे हैं इसलिए डेल्टा के की वैल्यू 0 हो गई। तो वर्क डन बाय अगर हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ने जो वर्क डन किया उसके माइनस टाइम के बराबर, और माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं अपन? Q इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, ये लाइन लिख सकते हैं। तो यहां से हमें पता लगाना रह गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई? Q की वैल्यू 20 माइक्रो कूलम, और उसके अलावा वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है अपने को 1000 वोल्ट, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल अपन क्या मानते हैं? 0। तो यहां से ये माइक्रो कूलम यानी 10 की पावर -6, और ये 1000 तो कन्वर्ट हो जाएगा मिली कूलम में, तो ये हो गया अपने पास 20 मिली कूलम। 20 और वर्क डन बता रहा है 20 मिली जूल। तो फर्स्ट पार्ट था फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 20 मिली जूल। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया? अब अपन यहाँ डेल्टा के 0 किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी माइनस ऑफ 20 मिली जूल। और इसके अलावा आगे थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज फाउंड टू इंक्रीज बाय 10 मिलीजूल। तो फर्स्ट पार्ट में तो अपन ने क्या किया था कि स्लोली इसको लेकर के आए थे, तो डेल्टा के की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है अपने को कि काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हो गई ये दिया हुआ है, तो इसके लिए फिर अपन इस बार डेल्टा के को 0 लिखने की जगह जो डेल्टा के की वैल्यू दे रखी है उसका यूज करें। तो थर्ड पार्ट के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर डेल्टा के, और इस बार डेल्टा के की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है? 10 मिलीजूल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल, अब इस बार हमें किसका पता लगाना है थर्ड पार्ट में? देन व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पता लगाना है। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक को अपन क्या लिख सकते हैं? इस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिखना है अगर अपने को, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा वी, और ये तो डेल्टा के चल ही रहा है, तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास? Q इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा के, और Q इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, कितनी निकाली थी वो? 20 मिली जूल, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना दिया हुआ है? 10 मिली जूल, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 30 मिली जूल। तो इससे हमसे पूछा था थर्ड पार्ट में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 30 मिली जूल। और फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन पार्ट थर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है वो स्लोली लेकर के आया, फास्टली इस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस कारण से ये वैल्यू की वही रहेगी Q डेल्टा V यानी 20 मिली जूल। फोर्थ पार्ट पे वैल्यू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो गया? -20 मिली जूल। और फिफ्थ पार्ट पे हमें बोला हुआ है इफ अ पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड एट रेस्ट
एट पॉइंट P, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट लार्ज डिस्टेंस। अब अभी तो पिछले वाले पार्ट में तो क्या था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के आए थे इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ था शुरू में कि अ पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद जीरो एक्सेलरेशन। तो इनफाइनाइट से इधर की तरफ लेकर के आए थे अपन। तो उससे क्या था, हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो उधर जाने पर डिक्रीज हो रहा था, तो इधर आने पर इंक्रीज हो जाता था। तो जीरो से और इधर इस पॉइंट P का पोटेंशियल जो है वो 1000 वोल्ट हो गया इनफाइनाइट से P पर आने के दौरान। अब अगले पार्ट में यानी फिफ्थ पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, फिफ्थ वाले पार्ट में हम यहाँ रेस से रिलीज कर रहे हैं इसको। तो रेस से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, पहले लाने में तो हमें वर्क डन करना पड़ा था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर अपन रेस से रिलीज करें तो रेस से रिलीज करने पर ये अब इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा। तो फिर हमें इस बार पता लगाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है अगर, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दे। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, P टू इनफाइनाइट के लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन और एक्सटर्नल का वर्क डन किस तरह से लिखते हैं, जैसे अगर अपन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिख रहे होते हैं अपन वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम A टू B लिखना है अगर अपने को, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम A टू B लिखना है। और इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक A टू B का ध्यान रखें अगर अपन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिख रहे हैं और A से B की तरफ जाना है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये Q इंटू VA माइनस VB आएगा, VA माइनस VB आएगा। तो एक्सटर्नल का वर्क डन अगर डेल्टा के जीरो के साथ लिख रहे हैं तो वो उसका माइनस टाइम आना है, तो वो कितना आ जाएगा, Q इंटू VB माइनस VA। तो जैसे हमें इलेक्ट्रोसिटी का वर्क डन लिखना है P से इनफाइनाइट, तो P से इनफाइनाइट लिखना है, तो क्या बनेगा यहाँ पर VP माइनस V इनफाइनाइट। तो VP माइनस V इनफाइनाइट, और VP माइनस वी इनफाइनाइट की वैल्यू लिखे अगर अपन, और ये तो क्योंकि हो गया VP माइनस वी इनफाइनाइट और इंटू Q आगे है ही सही। तो Q की वैल्यू जो है वो कितना है, वो है 20 माइक्रोकुलाम, और इस 30 माइक्रोकुलाम है इस बार चार्ज, तो 30 माइक्रोकुलाम। और P का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 1000 और इनफाइनाइट का पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है 0, तो यानी कितना हो गया, ये हो गया 30 मिली कुलाम, 30 मिली जूल। तो ये वर्क डन की वैल्यू हो गई। तो एक बात देख लें वापिस से दोबारा से, इसका फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट में क्या डिफरेंस है। तो फिफ्थ पार्ट में अपन P से इनफाइनाइट जा रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपन कहां पर जा रहे थे, जैसे सेकंड पार्ट में देखना चाहें तो सेकंड पार्ट में व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कहां से, इनफाइनाइट से P के लिए। तो अगर अपन इनफाइनाइट से P लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे इनफाइनाइट से P, वो लिखेंगे Q इंटू A से B जा रहे हैं तो VA माइनस VB। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे लिखते हैं कि दोनों में से एक ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन की वैल्यू लिखते हैं Q इंटू VA माइनस VB, तो एक्सटर्नल का वर्क डन अगर स्लोली कर रहे हैं तो इसका माइनस टाइम साइन आ जाएगा, यानी VB माइनस VA। तो दोनों में से अपन ने चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ध्यान रख लिया कि इसमें सीधा सीधा आता है, यानी A टू B है तो VA माइनस VB, तो P टू इनफाइनाइट है तो VP माइनस V इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट टू P है तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोसिटी का वर्क डन लिख रहे हैं तो Q इंटू V इनफाइनाइट माइनस VP। और ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है। तो फिफ्थ में P से इनफाइनाइट जा रहे थे और सेकंड में इनफाइनाइट से P। चार्ज की वैल्यू हालांकि वहां 30 माइक्रोकुलाम है और यहाँ 20 माइक्रोकुलाम है, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 और P जो है उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1000 वोल्ट। तो इसका मतलब ये कितना हो गया यहाँ से अपने पास माइनस 20 मिली जूल। तो ये सेकंड पार्ट के लिए आंसर दोबारा से ये कंपैरिजन के हिसाब से कि इनफाइनाइट से P और P से इनफाइनाइट की वैल्यू हम किस तरह से निकाल रहे होंगे। तो ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ये C1 के अलग अलग पार्ट थे। ये है C1 वाले पार्ट में हमने क्या जाना कि एक ही लाइन ध्यान रखनी है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी हमें लिखना है फ्रॉम A टू B, तो Q इंटू डेल्टा V में Q इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो VA माइनस VB। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ध्यान होगा तो एक्सटर्नल वाला अपने आप ध्यान हो जाएगा, एक्सटर्नल वाला इसका जस्ट रिवर्स, यानी क्या VB माइनस VA। तो क्या ध्यान रखा अपन ने, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो Q इंटू VA माइनस VB, अगर या A टू B VA माइनस VB इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, एक्सटर्नल अपने आप ही उसका उल्टा, यानी A टू B तो VB माइनस V है। तो लेकिन साथ में भी ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल का वर्क डन जो है ये वाली वैल्यू तभी के लिए है जब डेल्टा के 0 है, अगर डेल्टा के 0 नहीं है तो फिर इसमें प्लस डेल्टा के और जुड़ जाएगा।
तो ये था क्वेश्चन नंबर C1 के, अलग अलग 5 पार्ट थे इसमें। और इसके बाद C1 के बाद नेक्स्ट C2 क्वेश्चन में क्या है, C2 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्जेस 4 इंटू 10 की पावर -6 और दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है। दूसरा वाला चार्ज की वैल्यू क्या रखी है, -8 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। तो ये फिक्स है 60 सेंटीमीटर की पोजीशन पर, 60 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की सेपरेशन है। तो ये वाला चार्ज है 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम और ये कितना -8 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता लगाना है, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ऑन द लाइन ए बी वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो पोटेंशियल जीरो पता लगाना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या था कि डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये देखनी थी, लेकिन पोटेंशियल की तो डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमें सिर्फ वैल्यू देखनी रह गई कि दोनों का साइन तो अपोजिट आना ही है, प्लस है माइनस है। और अब जो है दोनों की वैल्यू कहाँ पर सेम हो सकती है ये हमें पता लगाना है। तो क्या इधर की तरफ सेम हो सकती है, तो यहाँ का चार्ज भी छोटा है इसके मुकाबले और डिस्टेंस भी छोटी है। इस कारण से के क्यू बाई आर में इसका के क्यू बाई आर जो बनेगा, इसमें के क्यू बाई आर में क्यू भी छोटा है तो आर भी छोटा है, इसका क्यू बड़ा है तो आर भी बड़ा है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी इधर की तरफ बन गई। और इधर की तरफ की बात करें तो इसका क्यू बड़ा है, अब क्यू बड़ा है इस कारण से भी वी की वैल्यू बड़ी आएगी और आर छोटा है इस कारण भी वी की वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसका मतलब इधर तो v इससे ज्यादा ही आएगा, इसलिए इसके इधर की तरफ दोनों का पोटेंशियल इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इधर जीरो नहीं हो पाएगा। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनी है, एक तो ये पोजीशन ए वाली बनी, ये वाली सी वाली नहीं बनी, और एक इनके बीच में किसी पॉइंट की बात करें तो वहां भी पॉसिबल है। और किधर की तरफ आएगा, किसके ज्यादा पास में आएगा, तो जिसका क्यू कम है उसका आर भी कम आना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है कि ये छोटा तो ये भी छोटा हो जाए ताकि वैल्यू बराबर हो जाए। तो इसके पास में कहीं आ रहा होगा, तो जैसे यहां से किसी डिस्टेंस x पर है तो टोटल मिलाकर डिस्टेंस 60 है, तो ये वाला कितना हो गया 60 माइनस x। तो दो पॉसिबिलिटी बनी अपने पास, एक इधर a की तरफ और एक इस पॉइंट b की तरफ। तो हमें डिस्टेंस पता लगानी है, तो पहले b वाली पोजीशन पता लगा लें। तो b पर पोटेंशियल जीरो करें अगर अपन, तो b पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ये हो गया के क्यू यानी 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम अपॉन आर, आर का मतलब कितना हो गया x, और इसके लिए के क्यू यानी -8 इंटू 10 की पावर -6 और इक्वल कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के जीरो के बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्लस लगा दो बीच में और इक्वल टू जीरो और अपॉन डिस्टेंस कितनी 60 माइनस x। तो एक x तो इससे पता लग जाएगा, और एक इधर की तरफ से डिस्टेंस पता लगा लें इस वाली साइड से। तो यहां से डिस्टेंस पता लगानी है अगर अपने को, तो ये 4 से ये वाला डिस्टेंस जैसे मान लो l है ये वाला, और a वाले पॉइंट का सेपरेशन, और यहां से जो सेपरेशन इधर वाले से इस वाले 4 से वो कितना हो जाएगा 60 है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस l। तो इस बार क्या लिख देंगे यहाँ वाली पोजीशन के लिए, ये चार्ज है यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम, और ये है -8 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। तो इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं अपन, तो इस बार ए पर पोटेंशियल जीरो करके चेक कर रहे हैं अपन। तो ए पर पोटेंशियल जीरो करना है तो क्या क्या लिख देंगे, ये हो गया के 4 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम अपॉन एल और प्लस इससे के इंटू -8 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम और अपॉन 60 प्लस एल बराबर जीरो। तो एक एल इससे पता लग जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई इसमें। ये जो क्वेश्चन था ये था C2 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट C3 वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, C3 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें शुरू करने के पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं इस वापस से। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लिखना है, जैसे अपने को इनफाइनाइट से P लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन लिखना है तो सीधा सीधा आना है, यानी इनफाइनाइट माइनस P, तो Q इंटू वी इनफाइनाइट माइनस VP, इस तरह से लिख रहे होंगे। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना है। तो C3 शुरू करें। इसमें लिखा है 6 इक्वल पॉइंट चार्ज Q नोट ईच आर प्लेस्ड एट 6 कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A। तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड आउट वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ पॉइंट चार्ज Q स्लोली। तो किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है अब अपने को। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है इनफाइनाइट से P और स्लोली, यानी डेल्टा के जीरो है। तो डेल्टा के अगर जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा के वाली जीरो वैल्यू की तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखना रह गया, और एक्सटर्नल में इसका उल्टा आना है, यानी कितना Q इंटू
Vp माइनस V इनफाइनाइट। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ध्यान रखा हुआ है कि इसमें सीधा सीधा आता है इनफाइनाइट माइनस P। तो एक्सटर्नल में अगर स्लोली किया जाए तो इसका उल्टा है Vp माइनस V इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से हम चार्ज ला रहे हैं इसके सेंटर तक, तो हमें पता लगाना है कि इतना वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपने पास रेगुलर हेक्सागन और इसके सभी पोजीशन पर चार्ज रखे हुए हैं ऐसे, और हर एक चार्ज की जो वैल्यू है वो दे रखी है अपने को कितनी, क्यू नोट। तो हर एक चार्ज की वैल्यू हो गई क्यू नोट यहाँ पर, और इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं अपन चार्ज को, और किस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं हम, क्यू चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो फर्स्ट वाले केस में जब हम ला रहे हैं उसको सेंटर पे, एट सेंटर, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्यू इंटू वी पी। पी का नाम क्या हो गया, सेंटर वाली पोजीशन, तो वी सेंटर माइनस वी इनफाइनाइट। वी इनफाइनाइट वाली वैल्यू 0 हो गई, और वैल्यू डाल दे सेंटर की पोजीशन पर, कितना बनेगा क्यू इंटू, और सेंटर पे 6 चार्ज के कारण पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 के क्यू नोट अपॉन ए। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, फर्स्ट पार्ट के लिए। ये था फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन जो चल रहा है वो है C3। तो C3 के फर्स्ट पार्ट के लिए था, और इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहाँ पर आना है, इनफाइनाइट से √3 डिस्टेंस पर आना है। इस बार अपने को जिस पोजीशन तक आना है वो यहीं पर, यानी √3 है। तो ये डिस्टेंस √3 दे रखी है इस बार अपने को, यहाँ से यहाँ तक √3a। अब ये जो डिस्टेंस है ये √3 है, और सेंटर से हेक्सागन के किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये a है। तो ये है a और ये है √3 है। तो ये 4 से यहाँ की डिस्टेंस निकालना चाहें अगर अपन ये वाली, तो कितनी बनेगी, √3a से और a से, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया इसमें, √3a और a में, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो ये रेगुलर हेक्सागन ऐसे इस तरह से इस प्लेन में, तो ये डिस्टेंस कोई सी भी a इस प्लेन में, और यहाँ से डिस्टेंस √3 है, √3 है, और ये a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई ये वाली 2a। तो डिस्टेंस 2 है, तो इस बार वर्क डन बाय एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर q इंटू, और v एट √3a डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट p की बात करें तो q एट vp, vp में वैल्यू डालें तो कितना बन गया, वो हो गया k q नोट अपॉन 2a। कितने चार्ज है टोटल 6, तो इसलिए 6 टाइम्स, और माइनस इनफाइनाइट का 0। फिर थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, डज योर आंसर इन पार्ट 1 एंड 2 डिपेंड्स द पाथ फॉलोड बाय चार्ज, यानी हम कौन से रास्ते से आए हैं क्या इस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इस कारण से नहीं डिपेंड करेगा, नो, क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। यह है C3। इसके बाद नेक्स्ट C4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 जूल ऑफ work done has to be done against existing electric field to take charge from A to B। तो फिर पूछा है हमसे how much potential difference is from VB minus VA। तो वर्क डन दिया हुआ है अपने को, और वर्क डन किसने, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और कहां से कहां पे जाने के दौरान का ही A टू B, A से B, और सिर्फ कौन सा वाला वर्क डन जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है, इसका मतलब डेल्टा के 0, और डेल्टा के 0 है इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल को किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, Q इंटू, और कहां से कहां पे जाने, A टू B। अभी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ, VA माइनस VB, और एक्सटर्नल का है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, VB माइनस VA। तो हमें एक्सटर्नल का वर्क डन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ एक्सटर्नल का वर्क डन, 20 जूल, और इक्वल टू Q की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.05 कूलाम, और इंटू VB माइनस VA। तो हमें क्या क्वेश्चन में पता लगाना है, VB माइनस VA की वैल्यू ही पता लगानी है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 5/100, और ये से 4 बार कैंसिल हो गया, 100 उधर गया तो कितना हो गया, ये हो गया 400। C5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑफ 8 मिली कूलाम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे 8 मिली कूलाम चार्ज रखा हुआ है, और कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज, एक स्मॉल चार्ज क्यू को अपन ले जा रहे हैं कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट पे, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B और वाया पॉइंट C। अब जिस पॉइंट से ले जा रहे हैं C से उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन को पाथ से फर्क पड़ता नहीं है, केवल
इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही फर्क पड़ता है। तो हमें क्या पता लगाना है, किसका वर्क डन पता लगाना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पता लगाना है और किसके अगेंस्ट इज टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो वर्क डन पता लगाना है अपने को एक्सटर्नल एजेंट का, और कहां से कहां पे ले जाने के लिए, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं और इस दौरान एक चार्ज जो ओरिजिन पे रखा हुआ है 8 मिली कूलम, वो सोर्स हो गया एक तरह से, और जिसको हम लेकर के जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो हम लेके जा रहे हैं, उस चार्ज की वैल्यू है Q, स्मॉल क्यू नाम दे उसको, इसको कैपिटल क्यू नाम दे देते हैं, स्मॉल क्यू नाम दे अगर अपन इसको, तो ये है -2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये है स्मॉल क्यू चार्ज। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो क्या लिखते हैं अपन, VA माइनस VB, और एक्सटर्नल है तो क्या लिखेंगे अपन, Q इंटू और VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो जिस चार्ज Q को हम लेकर के जा रहे हैं वो दिया हुआ है, और A और B की डिस्टेंस लिखे अगर अपन यहाँ से, ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से ये वाली RA, और ये वाली जो डिस्टेंस है हो जाएगी कितनी, RB। तो RA और RB की वैल्यू लिखना चाहे तो RA कितना है, A वाली पोजीशन वो है 0.03 पर, तो ये हो गया 0.03 मीटर, और बी वाली पोजीशन लिखना चाहे तो कितना है, वो है 0.04 मीटर। तो ये हो गया अपने पास Q इंटू VB माइनस VA, तो ये हो गया KQ अपॉन RB माइनस KQ अपॉन RA, और कैपिटल Q की वैल्यू में दे रखी है, स्मॉल q की वैल्यू में दे रखी है, RA और RB में पता है, तो इससे हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल की वैल्यू पता लग जाएगी A से B में। ये जो क्वेश्चन दिया किया अपन ने, ये कौन सा था, C5 वाले में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकाला। इसके बाद नेक्स्ट C6 में क्या दिया हुआ है अपने को, C6 में पॉजिटिव चार्ज Q 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन द XY प्लेन एट अ फिक्स पोजीशन वेक्टर R नोट, और ये जो चार्ज रखा हुआ है Q 50 माइक्रोकूलम वाला, वो जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वो दिया हुआ है R नोट 2i, और पोजीशन दे रखी 2i प्लस 3j, और फिर हमें क्या पता लगाना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट 8 कोमा -5। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो सोर्स चार्ज जो रखा हुआ है Q, वो है वैल्यू उसकी 50 माइक्रोकूलम, और जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वो उसका कोऑर्डिनेट कितना 2,3, और जहां हमें आंसर पता लगाना है वो पोजीशन कौन सी है, उसे अगर अपन A बोले तो ये है 8 कोमा -5। तो यहां से यहां के लिए अगर अपन पोजीशन वेक्टर निकालें R वेक्टर, तो R वेक्टर क्या बन जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू 8 माइनस 2i केप यानी 6i केप -5 माइनस 3j केप यानी कितना -8j केप। मैग्नीट्यूड ऑफ R लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या पता लगाना है फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण E बराबर के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर और आर क्यूब की वैल्यू जो है वो अपने यहां से डाल देंगे। और फिर बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज Q 10 माइक्रोकूलम को सेकंड पार्ट में, ये जो क्वेश्चन चल रहा है वो है C6, तो इसके सेकंड पार्ट में 10 माइक्रोकूलम चार्ज को हमें लेकर के जाना है कहां से कहां पर, फ्रॉम 8,6 टू 4,3। तो जिस पोजीशन से लेकर के जाना है उसको अगर अपन B नाम दे देते हैं, तो B पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 8,6 से, और कहां पे ले जा रहे हैं अपन इसको, टू द पॉइंट C नाम दे दें इसको, तो 4,3 पर लेकर के जा रहे हैं। तो B वाली की पोजीशन वेक्टर लिखे इस चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो B वाला पोजीशन जैसे यहाँ पर है और C वाला पोजीशन यहाँ पर है, तो ये RB वाला पोजीशन हो जाएगा और ये RC वाला पोजीशन हो जाएगा। तो RB वाला पोजीशन लिखें अगर अपन और RC वाला पोजीशन लिखें, तो RB वाला पोजीशन क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8,6, और 8,6 से तो कितना हो गया 8 माइनस 2 यानी कितना 6i केप, और 6 माइनस 3 यानी कितना 3j केप, और C वाले के लिए पोजीशन लिखें तो ये कोऑर्डिनेट कितना है ये वाला 4,3, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2i केप और प्लस 3 माइनस 3 यानी 0j केप। तो RB का मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहां से अपने पास, RB का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 यानी रूट 45, और C वाले के लिए कितना हो गया, C वाले के लिए 2। तो
हमें क्वेश्चन में पता लगाना है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता लगाना है कहां से कहां पे ले जाने के लिए, फ्रॉम बी टू सी एक तरह से। तो बी टू सी, तो बी टू सी लिखना है तो क्या लिखेंगे, चार्ज क्यू जिसको हम लेकर के जा रहे हैं वो है 10 माइक्रोकूलम, और बी टू सी लेकर के जा रहे हैं। बी टू सी में एक्सटर्नल इसलिए क्या आएगा, एक्सटर्नल इसलिए वीसी माइनस वीबी, और अगर इलेक्ट्रोसिटी होता तो क्या आता, वीबी माइनस वीसी। तो Q इंटू वी सी माइनस वी बी, और वैल्यूज डाल दें Q इंटू वी सी, वी सी में क्या डाल देंगे अपन, सी वाले के लिए के क्यू अपॉन आर सी, और माइनस के क्यू अपॉन आर बी। तो ये वैल्यू इधर लिख देता हूँ नीचे वापिस से, ये वाली वैल्यू Q इंटू के क्यू बाय आर सी माइनस के क्यू बाय आर बी। तो इसमें स्मॉल क्यू हमको पता है 10 माइक्रोकूलम, कैपिटल क्यू 50 माइक्रोकूलम, आरसी और आरबी की वैल्यू अपन यहाँ लिख दी है, ये है 2 और ये वाली है √45। तो सभी वैल्यू यहाँ डाल देंगे अपन, तो इससे अपने को वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू सी आ जाएगा। ये है C6। C7 क्वेश्चन नेक्स्ट। C7 में क्या दिया हुआ अपने को, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड रेस्पेक्टिवली। तो 4 चार्ज है और एट द कॉर्नर्स A B C D और ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड है अरेंज एज शोन इन द फिगर। तो 4 चार्जेस रखे हुए हैं और वैल्यूज क्या हैं इसकी, ये 2 तो प्लस क्यू वाले हैं और 2 माइनस क्यू वाले हैं, और ये स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो ए दिया हुआ है। अब इस पोजीशन का नाम भी दिया हुआ है, इस वाली पोजीशन का नाम दिया हुआ है जैसे एफ, और इस वाली पोजीशन का नाम ई, और ये सेंटर है इसका, उसका नाम हो गया क्या, ओ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट ओ। तो ओ पर हमको एक तो पोटेंशियल पता लगाना है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल पता लगाएं ओ पर। तो ओ पर पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो जो डिस्टेंस प्लस क्यू से है वही डिस्टेंस माइनस क्यू से है, तो ये दोनों के कारण पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाएगा, और ऐसे ही इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण भी जीरो हो जाएगा। तो ओ पर टोटल पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया, जीरो। फिर हमें इसी में क्या पता लगाना है आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ पर पता लगाएं तो इस बार प्लस क्यू कारण डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, इस वाली डायरेक्शन में, और माइनस क्यू कारण भी इसी डायरेक्शन में, और ऐसे इस प्लस क्यू कारण किधर की तरफ आएगी, इधर, और इस माइनस क्यू कारण भी इधर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन मैं E1 बोलूं इसके कारण, तो इसके कारण भी इधर E1, तो टोटल 2E1 हो गया, और ऐसे ही इसी कारण भी इधर की तरफ ये 2E1 हो गया, और ये दोनों मिलाकर नेट इधर की तरफ आ जाएगा। तो नेट टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो ई नेट बराबर ओ पर जो हो गया वो 2E1 और 2E1, और 90 डिग्री का एंगल है नहीं 2√2 और E1, और E1 की वैल्यू डाल दे, 0.4 के कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए और ये ए, तो ये √2 है, तो ये वाला कितना a/√2, तो वैल्यू कितना हो गया 2√2 और इंटू E1 इज के क्यू अपॉन और a/√2 का होल स्क्वायर। ये 2 पर चला जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 4√2 और इंटू के क्यू बाय ए स्क्वायर। फिर आगे क्या बोला है इसी में अपन से, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं ई और एफ, और हमें पता लगाना है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता लगाना है हमको, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ पे जाने के लिए पता लगाना है, इन मूविंग अ चार्ज क्यू स्लोली फ्रॉम ओ टू ई, ओ से ई एंड ओ टू एफ एंड ओ टू एफ। तो पहले O2E पता लगा लें, O2E। अब एक्सटर्नल का वर्क डन कैसे लिखते हैं अपन, एक्सटर्नल का वर्क डन Q इंटू, और इलेक्ट्रोसिटी को होता तो VO माइनस V, और एक्सटर्नल है तो VE माइनस VO, ये हो गया VE माइनस VO। अब E का पोटेंशियल और O का पोटेंशियल लिखें, तो ये देखो E का पोटेंशियल क्या बनेगा, Q का जो डिस्टेंस है यहाँ से और माइनस Q का जो डिस्टेंस है वो बराबर, तो E का पोटेंशियल जीरो हो गया, और ऐसे ही प्लस क्यू माइनस क्यू का डिस्टेंस यहाँ से बराबर, तो ई का पोटेंशियल इन दोनों कारण भी जीरो हो गया, तो सबके कारण टोटल मिलाकर ई का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, और ओ का पोटेंशियल जो है वो जीरो था इसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर के जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वो कितना आ गया, वो आ गया जीरो। ये क्वेश्चन जो चल रहा है वो C7। इसी का लास्ट पार्ट O2F, इस बार हमें O2F जाना है, तो इसलिए F का पोटेंशियल लिखना रहेगा अपने को, तो F का पोटेंशियल लिखते हैं। तो F का पोटेंशियल कितना बनेगा, F की डिस्टेंस देखें, F की डिस्टेंस इससे और इससे, इन दोनों से, ये वाली डिस्टेंस कितनी है a/2, तो
तो कितना बना ये, दोनों माइनस क्यू के लिए के माइनस क्यू, और माइनस इधर ले लेते हैं, और दो चार्ज इसलिए माइनस टू के क्यू, और अपॉन डिस्टेंस कितनी a बाई टू। और इस वाले से डिस्टेंस कितनी बनेगी, ये वाली डिस्टेंस, तो यहां से ये डिस्टेंस लिखनी है अपने को ये वाली, तो ये डिस्टेंस a बाई टू और ये है a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई फोर यानी 5a स्क्वायर बाई फोर यानी रूट 5a बाई टू, ये डिस्टेंस ये वाली यहां से यहां तक की, और ये डिस्टेंस भी है ये रूट 5a बाई टू। तो एफ वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है बाकी बचे हुए दो चार्ज के कारण प्लस टू के क्यू और डिस्टेंस हो गई रूट 5a बाई टू। ये एफ का पोटेंशियल हो गया। ओ का पोटेंशियल हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितना था, 0। तो हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है और कहां से कहां पर जाने के लिए बताना है, O2F। तो O2F एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Q इंटू VF माइनस VO। एक्सटर्नल का जब भी लिखते हैं तो बाद वाला माइनस पहले वाला आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जब भी लिखते हैं तो पहले वाला माइनस बाद वाला आता है। तो हमने एक ही ध्यान रख ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले वाला तो ऑब्वियसली फिर एक्सटर्नल में बाद वाला। तो अपने पास अब VF भी है VO भी है, वो दोनों यहाँ डाल देंगे तो इससे हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पता लग जाएगा। ये है C7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन C8 में क्या दिया हुआ अपने को, C8 में अ पॉइंट चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर two concentric hollow sphere of radius r and capital R such that the surface charge densities are equal. तो find the potential at the common center. common center पे potential पता लगाना है। तो next जो क्वेश्चन है अपना ये है C8 और इसमें a charge Q is distributed over two concentric hollow sphere. तो two concentric hollow sphere जो हैं उसमें एक की रेडियस है स्मॉल r और दूसरे की रेडियस जो है वो है कैपिटल R। इसका सेंटर हो गया और टोटल मिलाकर जो चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है Q। तो उसमें से मान लो इधर Q1 दिया अपन ने और ये Q2 दिया, तो Q जो दिया है वो किसके बराबर हो गया, Q1 प्लस Q2 के। और किस तरह से, सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, तो दोनों का सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 दिया हुआ है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू लिखें तो कितना बनेगा, ये हो गया Q1 अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, और Q2 लिखें तो Q2 अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। या यहां से ऐसा बोल सकते हैं अपन कि Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर हो गया, 4 पाई तो कैंसिल हो गया, और ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये Q1 बाई Q2 का रेशो आ गया। और इसी से अगर अपन Q1 लिखना चाहें तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Q1 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इंटू टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 दैट इज Q। और ऐसे ही Q2 की वैल्यू लिखना चाहें तो Q2 कितना बन जाएगा, Q2 इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इंटू Q। ये Q2 का वैल्यू हो गया। इस तरह से अपने पास Q1 और Q2 दोनों पता लग गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर का पोटेंशियल पता लगाना है। कॉमन सेंटर यानी ये वाला, अब अंदर पोटेंशियल लिखना होता है स्फीयर के अंदर, तो क्या पोटेंशियल होता है, अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो कितना बना, KQ1 अपॉन स्मॉल r, और इसके लिए भी अंदर की तरफ पोटेंशियल यानी KQ2 अपॉन कैपिटल R। अब अपने पास Q1 और Q2 दोनों हैं, ये उठा के यहाँ डाल देंगे तो इससे अपने को सेंटर पर पोटेंशियल पता लग जाएगा। तो इसमें के की वैल्यू के अलावा Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। तो ये है C8। और इसके बाद नेक्स्ट C9 में क्या दिया हुआ है, C9 में टू यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r are connected, charged, and the inner sphere has a charge 1 microcoulomb and the outer sphere has a charge 2 microcoulomb of the same sign. The potential is 9000 volt at a point P at a distance 3r from the common center. What is the value of r? तो r की वैल्यू पता लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन C9 में, तो टू यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर, तो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर है और ये बना दिया अपने दो कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर, और रेडियस जो है वो क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस 2r। चार्ज है और इनर स्फीयर का जो चार्ज है वो कितना है 1 माइक्रोकूलम और आउटर स्फीयर का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम। और फिर हमें पूछा है द इनर स्फीयर चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम, द पोटेंशियल इज 9000 वोल्ट एट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द कॉमन सेंटर O। तो O से 3r डिस्टेंस पर P पॉइंट का पोटेंशियल हमको दिया हुआ है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो दोनों के लिए बाहर है, दोनों के लिए बाहर है तो दोनों ही सेंटर वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। तो K और इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 3r प्लस
के और 2 माइक्रोकुलाम अपॉन 3R। और ये जो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है अपने को, वो कितनी दे रखी है? ये दे रखा है 8000 वोल्ट, 9000 वोल्ट। और हमें क्या पूछा क्वेश्चन में? अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू पता लगानी, तो इस पूरी लाइन में जो अननोन है अपने को वो क्या है? आर। तो इससे हमें आर की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है C9। इसके बाद नेक्स्ट C10 में क्या दिया हुआ है अपने को? C10 क्वेश्चन में इन फ्रंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अ पॉइंट चार्ज Q नोट इज शिफ्टेड स्लोली फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ शिफ्ट किया और B और A में B बढ़ा दिया हुआ है A से। तो यहां से यहां तक की तरफ हम Q नोट को स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं, स्लोली शिफ्ट। और इफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज W, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन W है, तो फिर हमसे पूछा है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द गिवन पैरामीटर्स। तो इस पोजीशन A से B की तरफ स्लोली अगर अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें पता लगाना है कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने कितना किया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट A से B की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो A टू B बराबर Q इंटू, अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखना है तो क्या आएगा एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन में? VB माइनस VA। अब VB माइनस VA कैसे लिखते हैं अपन? तो E बराबर होता है डेल्टा V बाई डी, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। और साइन के साथ लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा? ए का। तो वी ए माइनस वीबी कैसी क्वांटिटी बनेगी? पॉजिटिव। तो वी ए माइनस वीबी पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो कितना हो गया? वी ए माइनस वीबी का वैल्यू ई इंटू डी, और ई इंटू डी में ई की वैल्यू डाल दें तो ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और इंटू डी। तो सिग्मा डी बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये वी ए माइनस वीबी हो गया। हमें यहाँ क्या लिखना है? वीबी माइनस वी ए, तो उसका माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस ऑफ क्यू इंटू सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो गया फ्रॉम ए टू बी। यह है क्वेश्चन नंबर C10। और इसके बाद नेक्स्ट C11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? इसमें दिया हुआ है C11 में एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन हो गई और 20 न्यूटन पर कूलम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है C11 क्वेश्चन में। और हमें पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो VB माइनस VA की वैल्यू हमें पता लगानी है, जहां पर हमें बी और ए की लोकेशन दे रखी है। तो VB माइनस VA की वैल्यू निकालने के लिए पहले वाले केस में बी और ए की लोकेशन में ए दिया हुआ है 0 0 और बी दिया हुआ है 0,4। तो जो 0 0 वाला पोजीशन है वो तो कहां पर है? ये जैसे ओरिजिन वाली पोजीशन हो गई, तो ये 0 0 वाला पोजीशन हो गया और 0,4 यहां पर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है एक्स के अलोंग और हम जा रहे हैं वाई के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। इस कारण से पोटेंशियल में कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में हम जा रहे हैं इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसलिए पहले वाले केस में कितना हो गया? परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आना, इस कारण से 0 हो गया। और सेकंड वाले पार्ट में कहां से कहां पे जाना है? 2,1 से 4,3। तो हमें वाई वाले डायरेक्शन में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो एक्स के अलोंग दे रखी है, तो हमें सिर्फ एक्स के अलोंग ही इंटरेस्ट है। तो एक्स के अलोंग जो है कहां से कहां तक? 2 से 4 पे जा रहे हैं, तो 2 से और 4 की तरफ जा रहे हैं, तो यानी टोटल मिलाकर कितना जा रहे हैं अपन? 2 से 4 की तरफ जा रहे हैं, तो 2 मीटर। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो जैसे इस पॉइंट को नाम दें C और D, तो अगर अपन इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, यानी C का पोटेंशियल D से कम आएगा। VC इज लेस देन VD। तो हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है? VA माइनस VB। ए किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? 2,1, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है B। तो VA लेस देन VB आने वाला है। अब VA लेस देन VB आने वाला है तो हमसे पूछा है VB माइनस VA। तो VB माइनस VA इस सेकंड वाले केस में कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो VB माइनस VA तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। और वैल्यू कैसी बनेगी इसकी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा V किसके बराबर लिखते हैं अपन? डेल्टा V का मैग्नीट्यूड क्या होता है? E इंटू डी। तो E की वैल्यू कितनी है? 20 और D कितना है? 2। तो 20 इंटू 2 यानी VB माइनस VA की वैल्यू कितनी हो गई? 40 वोल्ट के बराबर। तो
और साइन कैसा हो गया प्लस, तो VB माइनस VA का वैल्यू आ गया 40 वोल्ट। ये है क्वेश्चन नंबर C11। नेक्स्ट क्वेश्चन C12 में, इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8 न्यूटन पर गुलाम एग्जिस्ट इन स्पेस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 8 न्यूटन पर गुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, और टेकिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, ओरिजिन पर जीरो पोटेंशियल लेने को बोला है अपन को, तो ये ओरिजिन वाली पोजीशन हो गई, और यहाँ का पोटेंशियल अपन ने जीरो ले लिया, ओरिजिन का पोटेंशियल जीरो। अब हमें क्या बोला हुआ है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट x कोमा वाई कोमा जेड। तो जनरल पॉइंट पर लिखना है वैसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो x के अलोंग ही वेरी कर रहा है। अब x के अलोंग ही वेरी कर रहा है तो सिर्फ हमें x के अलोंग ही लिखना रह गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हम सीधा ही डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी का यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है हो गया ई इंटू डी, यानी एक तरह से ई इंटू एक्स, और ई की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू एक्स, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, तो इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर अपन यहां से आगे किसी जनरल पॉइंट पी की बात करें और ये ओरिजिन की बात करें, तो ओरिजिन का पोटेंशियल वैसे हमें जीरो लेना है, तो डेल्टा वी की वैल्यू लिखे अपन वीपी माइनस वी एट ओरिजिन, ओरिजिन को नाम देते हैं अगर अपन, तो वीपी माइनस वीओ बराबर 8x। अब ओरिजिन का पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो वीपी का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड चल रहा है अभी, तो मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया अपने पास 8x। अब साइन की बात करें, तो साइन की बात करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो यहाँ ऑलरेडी जीरो है तो अब और माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो वीपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, -8x। इसी को अपन ऐसे इंटीग्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो। इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे लिखें, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, तो dv बराबर माइनस ऑफ E इंटू डी आर, और माइनस ऑफ E इंटू डी आर में लिमिट लगा दें यहाँ पे, तो लिमिट लगाए तो कहां से कहां तक की लिमिट लगेगी, E की वैल्यू है 8, डी आर का नाम हो गया dx, और इसका नाम हो गया dv, और x बराबर जीरो का जो पोटेंशियल है वो कितना, जीरो, और किसी जनरल पोजीशन x का पोटेंशियल v निकलना है तो कैसे लिखेंगे, v माइनस जीरो बराबर -8x, तो v बराबर कितना हो गया, -8x। ये तो वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के लिए हम सीधा e इंटू डी का भी यूज कर सकते हैं। ये है इसका ए पार्ट, C12 का ए। ये ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या पूछा है हमसे, बी में पूछा है एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 160 वोल्ट, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 160 वोल्ट होगा, जैसे 160 के बराबर कर दिया, तो 8x इक्वल टू 160 वोल्ट, और 160 वोल्ट की जो वैल्यू है वो हमें प्लस 160 बताना है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ चलें तो -8x इक्वल टू 160, ये तो v का एक्सप्रेशन है जनरल x के लिए, पर वो x माइनस में आएगा तभी ये वैल्यू प्लस में बन रही होगी, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, -20 मीटर, ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं इसलिए मीटर, तो ये पोजीशन हो गई जहां का पोटेंशियल 160 वोल्ट के बराबर होगा। फिर सी वाले पार्ट में क्या पूछा अपन से, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 80 वोल्ट, अभी अपन ने ओरिजिन में पोटेंशियल कितना लिया है, जीरो, उसकी जगह में पोटेंशियल कितना लेने के लिए बोला है, इस बार पोटेंशियल जीरो की जगह जो लेने के लिए बोला है वो है 80 वोल्ट, तो 80 वोल्ट पोटेंशियल लें अगर ओरिजिन पे अपन, और फिर हमें पूछा है कि जनरल एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ x बराबर जीरो पर v बराबर जीरो की जगह 80 हो गया, और 80 हो गया तो यहाँ से ये वाला जो इंटीग्रेशन बना उसमें वैल्यू क्या बन गई, ये हो गया v माइनस 80 इक्वल टू -8x, तो यहाँ से v बराबर कितना हो गया, ये हो गया 80 माइनस 8x। और फिर डी वाले पार्ट में हमसे पूछा है, ये सी वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया अपन ने इस वाली पोजीशन पे, और डी वाला पार्ट के लिए हमसे पूछा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो, इनफाइनाइट इज टेकन टू बी जीरो, तो अगले वाले केस में हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो लेना चाहते हैं, तो अगर इनफाइनाइट वाली पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो लेते हैं तब हमें ओरिजिन पर पोटेंशियल की वैल्यू पता लगा के बतानी है, तो इसी वाला एक्सप्रेशन में डाल दे, तो इसी वाला एक्सप्रेशन में क्या बन जाएगा, ये है dv इक्वल टू -8 और इंटू dx, और इसमें x बराबर इनफाइनाइट वाली पोजीशन का जो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है वो कितना, वो जीरो, तो हमें पता लगाना है कि x बराबर जीरो का पोटेंशियल क्या होगा, तो ये तो गया v, और ये 8, और ये जीरो माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस इनफाइनाइट, तो v बराबर कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब पोटेंशियल की जो वैल्यू बनी वो डी वाले पार्ट के लिए, ये डी वाला पार्ट उसके लिए वो कितना हो गया, इनफाइनाइट। ये है C12। इसके बाद नेक्स्ट इज C13। C13 में देखो क्या है,
पार्टिकल ऑफ चार्ज 3 into 10 की पावर -9 कूलाम इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ डायरेक्टेड है? लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। और यहाँ से हमने एक चार्ज को रिलीज किया है और वो जैसे पोजीशन ए से बी की तरफ मूव किया है, कितनी डिस्टेंस से? 5 सेंटीमीटर से। और आफ्टर विच इट्स काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी। अब यहाँ से यहाँ जब वो मूव किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण उस पर क्यूई फोर्स तो लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ होगा वो कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी क्यूई इंटू एस। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना दिया हुआ है अपने को? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा वो डेल्टा के हमको दिया हुआ है और वो है कितना? 4.5 और इंटू 10 की पावर -5 जूल। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट वर्क वाज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया? तो एक ही फोर्स लग रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो जो फोर्स लग रहा है उसी ने सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है उतना ही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया। तो ये है ए ऑप्शन। बी में बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो क्यू हमें दिया हुआ है कितना है? 3 into 10 की पावर -9 और ई हमें पता लगाना है और डिस्प्लेसमेंट एस वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर यानी 5 into 10 की पावर -2। तो इससे हमें ई की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है इसका बी पार्ट। और सी में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लें सी पार्ट में, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी। तो ई तो हमने यहाँ से पता लगा ही लिया और डी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ई कितना पता लगाया था अपन ने? वो था 3 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर गुलाम और डी है 5 सेंटीमीटर यानी 5 into 10 की पावर -2। तो ये हो गया अपने पास 5 into 3 15 और 15 इसको लिख सकते हैं अपन कितना? 1.5 into 10 की पावर 4 वोल्ट। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। अब साइन पता लगा लेते हैं कि ए और बी में से ए का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इसका मतलब ए और बी में से ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, तो वी ए माइनस वी बी कैसी क्वांटिटी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब वैल्यू तो ये है ही सही और आगे प्लस का साइन, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हो गई 1.5 into 10 की पावर 4 वोल्ट। यह है C13 क्वेश्चन। और इसके बाद C14 में इसी को कंटिन्यू किया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज दैट अनदर फोर्स इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पर लगी रहा था ये क्यूई, उसके साथ हमने अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया। तो सिर्फ जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था और हमने इसको रिलीज किया था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल करके गया था। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसको अब इधर भी जाने दे सकते हैं और उधर अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन में बताया हुआ है हमको कि इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट। अब लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये राइट में मूव कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल एजेंट जो इधर की तरफ फोर्स लगाए वर्क डन करे वो राइट वाली डायरेक्शन में लगाए। तो हमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि फिर से हम इस बार 5 सेंटीमीटर ही मूव करा रहे हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट मूव करा रहे हैं। तो ए पोजीशन से शुरू किया था तो सी वाली साइड पर मूव करा रहे हैं, पहले हमने बी वाली साइड पे मूव कराया था। और इस बार के लिए क्या दिया हुआ है हमको कि द एडिशनल फोर्स हैज डन वर्क। तो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा वो बताया हुआ है हमको, और काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुई वो भी बताई हुई है। तो क्या लगा सकते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी दिया हुआ है कितना? 9 into 10 की पावर -5 और डेल्टा के भी दिया हुआ है कितना? 4.5 into 10 की पावर -5। तो 9 into 10 की पावर -5 जूल ये है, ये हमको पता लगाना है, और 4.5 into 10 की पावर -5 जूल ये वाली वैल्यू है। तो अब हमें पता लगाना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पता लग गया अपने को कितना? 4.5 into 10 की पावर -5 जूल। सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो वर्क डन तो हमने निकाल ही दिया है और वर्क डन का वैल्यू जो आया है वो वही 4.5 into 10 की पावर -5 आया है। तो हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, तो इससे जो ई की वैल्यू बनी फिर से वो वाला अपना आंसर हो जाएगा, यानी सेम आंसर आ जाएगा ई का, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। और सी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एंड पॉइंट। तो डिस्टेंस वही है तो मैग्नीट्यूड तो कहीं आ जाएगा, लेकिन अब की बार साइन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ए और सी में इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इसका मतलब
ए और सी में ए का पोटेंशियल कम आएगा सी के पोटेंशियल के मुकाबले। तो हमें इस थर्ड पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एंड पॉइंट, यानी वी ए माइनस वी सी पूछा है। तो वी ए माइनस वी सी का मैग्नीट्यूड तो ये रहा, लेकिन साइन जो है वो माइनस आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ 1.5 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये है सेक्शन सी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी में अब C1 से शुरू करते हैं। तो C1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस r पर किसी पॉइंट p पर पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो v की वैल्यू दे रखी है कुछ 500 वोल्ट 3000 वोल्ट, तो v की वैल्यू हो गई 3000 बराबर KQ/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 500 वोल्ट पर मीटर, और ये कितना हो गया KQ/R²। तो दो इक्वेशन है अपने पास और दो ही वेरिएबल हैं Q और R, तो हमसे इसमें R की वैल्यू पूछी, तो R की वैल्यू बता सकते हैं अपन। ये है C1। इसके बाद C2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C2 क्वेश्चन में चार चार्ज हैं, 2 प्लस Q हैं और 2 माइनस Q हैं, और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और हमें पूछा है कि पोटेंशियल जीरो कहाँ पर होगा। तो इसमें पोटेंशियल जीरो बताना है अगर अपने को C2 वाले सवाल में, तो सिमेट्रिकल डिस्टेंस देख ले प्लस Q और माइनस Q से। तो ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो इसे सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट, और ये प्लस Q है माइनस Q है, इसे सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे जो दोनों से इक्वल सेपरेशन पर होगा। यानी अगर साइड इसकी A है तो A/2 सेपरेशन पर इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जीरो इन सब पॉइंट का, क्योंकि Q से जितनी डिस्टेंस है उतनी माइनस Q से, फिर इस Q से इसकी जितनी डिस्टेंस है उतनी माइनस Q से, तो यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, ऐसे इसका वैसे इसका। तो हमें क्वेश्चन में कुछ पॉइंट सेलेक्ट करके दिए हुए हैं जैसे A B C, तो पूछा है किन किन पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, तो जो सब इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे उन सभी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यह है C2 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट C3 में बोला है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट पॉइंट A एंड B, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है जब हम A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। तो C3 क्वेश्चन में दो पॉइंट चार्ज ले लिए अपन ने Q और Q, और हमें पोटेंशियल का जैसे ग्राफ बनाया अगर अपन इसका, तो पोटेंशियल ग्राफ किस तरह से बन रहा होगा, एक चार्ज Q यहाँ रखा है, एक चार्ज Q यहाँ रखा है। इंडिविजुअल चार्ज Q का पोटेंशियल का ग्राफ की बात करें अगर अपन, तो ये एक चार्ज यहाँ पर है तो इसके कारण पोटेंशियल ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और एक और चार्ज यहाँ रखा हुआ है मान लो ऐसे, और इसके कारण ग्राफ की बात करें तो ऐसा बन जाएगा, और इन दोनों को क्लब करें कंबाइन करें तो दोनों का मिलाकर कैसा पोटेंशियल हो जाएगा। इसके एकदम पास में r → 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट, और फिर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगेन इसके r → 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट और इधर से कम होती जाएगी, तो दोनों का मिलाकर के जो टोटल पोटेंशियल हो गया वो इस तरह से। तो इसकी पोजीशन को A बोला हुआ है, इसकी पोजीशन को B बोला हुआ है, तो हमसे पूछा है कि जैसे जैसे हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, तो पोटेंशियल पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हो गया। अभी तो ये दोनों प्लस क्यू थे, अब मान लो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू होने की स्थिति में ये वाला जो ग्राफ है वो इधर नीचे की तरफ आ रहा होता, और नीचे की तरफ आता तो फिर दोनों जुड़ करके और नेट बीच में जो वैल्यू है वो जीरो बन जाती। तो ये तो C3 था। C3 का एक और पार्ट अपनी तरफ से अपन बनाना चाहें कि अगर ये एक प्लस क्यू होता और एक माइनस क्यू होता तो किस तरह से वैल्यू आती, तो बिल्कुल बीच में तो वैल्यू जीरो जाती, यहाँ पर वैल्यू इनफाइनाइट, और इधर की तरफ वैल्यू जो बनती वो माइनस इनफाइनाइट, तो इनका मिलाकर के जो वैल्यू बनता वो किस तरह से आ रहा होता, ऊपर प्लस क्यू और नीचे माइनस क्यू, और बीचों बीच में वैल्यू जीरो, और इधर से इधर जाने के दौरान पहले इधर प्लस में वैल्यू और इधर माइनस में वैल्यू। तो ये C3 पार्ट तो केवल इतना था, ये अलग से प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया हुआ है। तो C3 में पूछा था A से B पर जाने पर पोटेंशियल फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, यह है C3। इसके बाद C4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद टोटल चार्ज। तो हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। तो C4 में हमें पोटेंशियल बताना है रिंग के सेंटर पे, तो KQ/R में वैल्यू डाल देंगे, Q गिवन है R गिवन है, तो इससे अपने को पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी। यह है C4। इसके बाद C5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, C5 क्वेश्चन में when a charge 3 coulomb is placed in uniform electric field it experience a force of 3000 न्यूटन। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो दिया हुआ है, तो इससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं, F बराबर Q इंटू ई, तो F की वैल्यू कितनी 3000 न्यूटन, और
Q की वैल्यू कितनी है 3 कूलम और E की वैल्यू पता लगानी है अपने को, तो यहाँ से E बराबर कितना हो गया 1000 न्यूटन पर कूलम। फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है अपन से कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अलोंग द फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, E बराबर डेल्टा V बाई डी, या डेल्टा V का मैग्नीट्यूड बराबर E इंटू डी। तो E हो गया 1000 और D की जो वैल्यू है वो कितना 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर नहीं 1 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया अपने पास कितना 10 वोल्ट। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया कितना 10 वोल्ट। ये है C5। इसके बाद C6 क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से, C6 की बात करें अगर अपन तो a 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट फोर्स 2000 न्यूटन व्हेन मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो जो कांस्टेंट फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 2000 न्यूटन। अगेन F बराबर QE का यूज करके, और क्यू की फोर्स की वैल्यू दे रखी है और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मूव करा रहे हैं तब, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें पता लगानी। तो पहले तो E पता लगा लिया अपन ने, तो Q की वैल्यू है 5 कूलम और यहाँ से E की वैल्यू पता लग गई अपने को। E बराबर हो गया 2000 बाई 5 यानी कितना 400 न्यूटन पर कूलम। अब हमें पूछा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता लगानी है, तो अगेन डेल्टा V बराबर E इंटू डी, E इंटू डी में हो गया 400 न्यूटन पर कूलम और इंटू डी 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -2 यानी कितना हो गया 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। ये है C6। C7 नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है द काइनेटिक एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं अगर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो चेंज आ जाएगा डेल्टा ऑफ K इज Q इंटू डेल्टा V। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है और जितने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया वो है 1 वोल्ट। तो चार्ज का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितने से बन गई, E को साथ में लिख दिया वोल्ट के, तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर C8 क्वेश्चन में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस और पोटेंशियल चेंज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड में कोई चेंज आता नहीं है। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो डायरेक्शन है इस वाले क्वेश्चन में वो कौन सी है, B। तो इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई वो हो गई B, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा V बराबर कितना हो गया E इंटू बी। C9 थ्योरेटिकल सवाल है, हम जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। और C10 क्वेश्चन वापस यही वाला हो जाएगा। C10 वाले क्वेश्चन में Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V से बढ़ जाती है। तो Q चार्ज को इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया उसका नाम दिया हुआ है कैपिटल V और चार्ज का नाम दिया हुआ है Q। और फाइनल मोमेंटम पूछा है, तो यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी पता लग गई Q इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से P स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 2m इंटू क्यू वी। तो P बराबर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। ये P की वैल्यू आ गई। मोमेंटम बताना था अपने को। यह है C10। और इसके बाद C11 में क्या पूछा है अपन से, if a uniformly charged spherical shell of radius 10 centimeter has a potential V at a distance 5 centimeter from the center, then the potential at a point a distance 15 centimeter। तो 15 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल पूछा है सेंटर से। तो C11 की बात कर रहे हैं अपन। C11 में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यहां से 5 सेंटीमीटर दूर पर पोटेंशियल लिखना है। तो अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो के क्यू बाई आर में जो आर की वैल्यू है वो कितनी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे जरूरत पड़ी तो। और हमें पूछा है अब इसके बाद देन द पोटेंशियल एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पूछा है यानी डी पर निकालें। तो डी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो है कितना 15 सेंटीमीटर। और ए पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ था अपने को,
ए पर पोटेंशियल की वैल्यू वी दे रखी थी, तो यहाँ से हम के क्यू की वैल्यू बता सकते हैं। के क्यू कितना हो गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर इंटू वी, तो यहाँ डाल दिया ये के क्यू की वैल्यू उठा करके और यहाँ पे डाल दिया अपन ने, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू वी, ये हो गया के क्यू और अपॉन 15 सेंटीमीटर। तो डी पर पोटेंशियल निकालना है अगर अपने को, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये हो गया अपने पास कितना 2v/3, ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। यह है C11। इसके बाद C12 में क्या पूछा है, होलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ रेडियस आर। तो C12 में यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो है क्या आर के बराबर। मान लो इस पे चार्ज जो है वो क्यू है, तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से 3r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट की बात करें, जैसे मान लो उसका नाम ए दे और ये सेंटर वाला पॉइंट है सी, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर है। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डेल्टा वी। कहाँ कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो सेंटर का और एक इस पॉइंट ए का, तो के क्यू बाय आर और के क्यू बाय 3r। तो ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है अपने को v के, और यहाँ से के क्यू बाय आर तो कॉमन आ गया और 1 - 1/3 से कितना हो गया 2/3, तो के क्यू बराबर कितना हो गया 3vr/2, ये के क्यू की वैल्यू हो गई अपने पास। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पता लगाना है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, तो 3r डिस्टेंस पर यानी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी, तो क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू अपॉन 3r का होल स्क्वायर। अब के क्यू की वैल्यू यहां से डाल दे अपन, के क्यू की वैल्यू यहां से डाले तो कितना हो गया 3vr/2, ये तो हो गया के क्यू और अपॉन 3r का स्क्वायर यानी कितना 9r²। तो यहां से ये हमें ई की वैल्यू पता लग गई इन टर्म्स ऑफ v, ये 3 बार कट गया 6 नीचे आ गया तो कितना हो गया v/6r। यह है C12। इसके बाद C13 में क्या बोला है अपन से, होलो स्फीयर जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो अंदर का पोटेंशियल पूछा है। तो C13 वाले क्वेश्चन में जो पोटेंशियल सरफेस का दिया हुआ अंदर का पूछा है, तो जो अंदर का पोटेंशियल होगा वो सरफेस के बराबर होगा, तो V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, और वो किसके बराबर हो जाएगा जो दिया हुआ है अपने को, यानी कितना 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल हो गया। यह है C13। इसके बाद C14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C14 में चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स एट पॉइंट, तो चार्ज प्लस क्यू कुछ पोजीशन पे रखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर x0 पर, 3x0 पर, 5x0 पर और इनफाइनाइट तक, और ऐसे ही माइनस क्यू रखा हुआ है कहाँ पर 2x0 पर, 4x0 पर और 6x0 पर, अगेन इनफाइनाइट तक। तो x0 जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, और टेक द पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है क्यू बाय आर, तो हमसे पूछा है पोटेंशियल एट द ओरिजिन, तो इस सिस्टम पर ओरिजिन पर पोटेंशियल पता लगाना है अपने को। तो C14 क्वेश्चन में ये है x बराबर 0 और x बराबर x0, 2x0, 3x0 ऐसे अलग अलग पोजीशन, और इन पर जो चार्ज रखा हुआ है इन अलग अलग पोजीशन पर वो क्या क्या रखा हुआ है, x0 वाली पोजीशन पर तो प्लस क्यू रखा हुआ है, तो ये हो गया प्लस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू, फिर आ गया आप इस 5x0 पर प्लस क्यू इस तरह से, और 2x0, 4x0 पर क्या चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, तो यहाँ रखा हुआ है इस वाली पोजीशन पर माइनस क्यू, यहाँ पर रखा हुआ है माइनस क्यू, इस तरह से। अब हमें ओरिजिन का पोटेंशियल पता लगाना है कि ओरिजिन का पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां से इस प्लस क्यू के लिए कितना हो गया के क्यू बाय x0, फिर आगे अगले वाले के लिए माइनस क्यू, तो k माइनस क्यू अपॉन 2x0, फिर इसके बाद आगे के क्यू बाय 3x0, के माइनस क्यू बाय 4x0 एंड सो ऑन, इस तरह से जोड़ते जाएं इसको, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें, तो कितना कॉमन आ गया के क्यू अपॉन x0 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया अपने पास 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है अपने को, तो ये वाली वैल्यू के लिए अपने को ln 1 + x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे ये x - x²/2 और प्लस x³/3 माइनस x4/4 एंड सो ऑन, ये ln 1 + x का एक्सपेंशन। तो इसमें अगर अपन x की जगह 1 डाल देते हैं यहाँ पे तो ln2 बन जाएगा ये, तो ln2 की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी यहाँ से, इसमें अगर अपन x बराबर 1 डाल देते हैं तो x बराबर 1 डालने पर ln2 का जो वैल्यू बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 1 - ½ प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1 - ½ प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, तो ये हो गया
1 माइनस हाफ प्लस 1/3 यानी ln2, तो ये बन गया अपने पास KQ/x0 और इनटू ln2। तो हमें इसमें पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी थी और K को लिख दिया अपन ने 1/4πε0, तो पोटेंशियल की वैल्यू यानी इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन हो गया कौन सा, डी, ये है C14, तो ये सेक्शन सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी हमने पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए देखी, 2 पॉइंट चार्ज या 3 पॉइंट चार्ज या स्क्वायर कॉर्नर पर 4 पॉइंट चार्ज, और किस तरह से लिखा कि इनफाइनाइट से उन चार्ज को उस पोजीशन तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा स्लोली कितना वर्क डन किया गया, और लिखने का तरीका क्या था, सम ऑफ ऑल द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी सच दैट नो टर्म गेट रिपीटेड, या फिर सिस्टम सिमेट्रिकल हो तो फिर n/2 u1, वो पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए था। अब कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए क्या है, अपने कोर्स में 2 चीजें हैं कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर और एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। इन दो के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में पहला हम लिखने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए। तो इसके डेरिवेशन को देखना चाहें अगर अपन, तो जैसे मान लो कि सबसे पहले अपन एक स्फीयर ले आए जो होलो स्फीयर है, और जैसे प्लास्टिक की बॉल है एक, उसको ले आए और अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं dq करके, इनफाइनाइट से dq चार्ज लेकर के आए और इस पूरी सरफेस पर हमने उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अगला dq चार्ज लेकर के आए, तो अब जब अगला dq लेकर के आए तो पहला जो dq प्रेजेंट है यहाँ पर उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। फिर तीसरा dq लेकर के आए तो पहले से जो 2 dq प्रेजेंट है उनके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते हम टोटल मिला करके मान लो dq करके कुछ q चार्ज इस पर ले आए अब तक। अब कुछ q चार्ज लेकर के आए और फर्दर dq चार्ज जब हम लेकर के आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन इस पर करना पड़ेगा ये देखना चाहते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू लिखनी है अगर अपने को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे dq और इंटू q इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट लिखते थे, तो q का नाम क्या हो गया यहाँ पर dq और vp माइनस वी इनफाइनाइट। ये चार्ज हमने जहां ला करके रखा है वो है इसकी सरफेस, और हर बार dq जब हम ला के रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हम उस dq को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि इस होलो स्फीयर पर चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो टोटल वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, पहले dw लिखना चाहें अगर अपन, तो dw बराबर कितना हो जाएगा, dq इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट में dq तो चार्ज और vp यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस पर, वो कितना बनेगा kq/r, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना, 0। इन सबको जोड़ दें तो टोटल मिलाकर पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी। तो सारे dw का समेशन यानी kq/dq/r का समेशन, इन सबको जोड़े अपन, इसमें से k/r बाहर आ गया और q की लिमिट डाल दी 0 से लेकर के q तक, तो इससे हमें u की वैल्यू पता लग जाएगी। तो कितना बन गया यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद, k/r बाहर आ गया, q²/2, तो बन गया kq²/2r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई इसकी वैल्यू आ गई kq²/2r, 1/2 को 0.5 बोल सकते हैं, तो बन गया अपने पास 0.5 kq²/r, 0.5 kq²/r। ये क्या निकाली अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए निकाली है अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए, kq²/2r। अब क्या है कि जैसे दो चार्ज एक दूसरे से Q1 Q2 R सेपरेशन पर थे, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी K Q2 अपॉन स्मॉल r, इसे हमने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहा था, इस वाले को हमने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कहा था। अब इसमें क्या है कि यहाँ तो केवल एक ही चार्ज है, यहाँ तो क्या Q2 और Q1 के बीच इंटरेक्शन के कारण एनर्जी है, उसे हमने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कहा था, लेकिन वो इंटरेक्शन के कारण था। अब ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें तो एक ही जना है केवल, ये खुद ही होलो स्फीयर, फिर इसके पास जो एनर्जी है वो किस कारण से है, इस पर अपने ही बाकी लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस होलो स्फीयर पर जिस पर टोटल चार्ज Q और रेडियस इसकी R है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से है, इस होलो स्फीयर पर इसी के बाकी dq, इस dq पर बाकी ये सब dq फोर्स लगा रहे हैं, यानी अपने ही अपनों पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी अपनों के द्वारा फोर्स लगाया गया, इस कारण से इस पोटेंशियल एनर्जी को हम सेल्फ एनर्जी भी बोल देते हैं, सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी की वैल्यू होलो स्फीयर कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए अपने टर्म डिफाइन किया है सेल्फ एनर्जी, क्योंकि अकेला है, खुद ही के चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, इस कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी आई है यहाँ पर इसे हमने क्या बोल दिया, सेल्फ एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे होलो स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी की वैल्यू क्या, 0.5 kq²/r, kq²/2r। यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है। अपन अकेला है ये वाला, इसलिए खुद के कारण खुद की एनर्जी जो है वो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, अभी हमने जो भी पढ़ा है वो सारे नॉन कंडक्टर ही हैं। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस आर है के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे डिराइव करने के लिए डेरिवेशन में से कुछ खास काम नहीं आता, फाइनल आंसर ही ज़्यादा जरूरी है इसके लिए। तो डेरिवेशन देखना चाहें अगर अपन इसका, तो इस बार क्या है कि पहले से हम एक सॉलिड स्फीयर ला करके और उसको डीक्यू डीक्यू चार्ज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो जो डीक्यू चार्ज हम ला करके रखेंगे उसे कहाँ रखेंगे, यहाँ वाली पोजीशन पर या यहाँ वाली पोजीशन पर, हमें उसका एड्रेस पता होना जरूरी। क्योंकि जो वर्क डन हम करेंगे उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे डीक्यू इंटू वीपी, उसमें वी कहाँ का आना है ये पता होना जरूरी है हमको। तो इसलिए अपने क्या है, होलो स्फीयर में तो अपन पहले एक बॉल ले आए थे, यानी एक होलो स्फीयर ले आए थे और फिर डीक्यू डीक्यू करके चार्ज दे रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जो भी चार्ज दे रहे हैं वो कहाँ पर आ रहा है, उसके सरफेस पर। अब सरफेस पर आ रहा है तो सरफेस का पोटेंशियल तो हमको पता था, लेकिन यहाँ तो सारा चार्ज सरफेस पर नहीं आना है, अंदर भी आना है। और अंदर जो आना है उसमें अंदर किस पोजीशन पर ला करके उस चार्ज को रखा है उस पर हमें वर्क डन जो किया है वो डिपेंड कर रहा होगा कि कहाँ ला करके रखा है, वो एड्रेस पता होना जरूरी है अपने को। इसलिए पहले से ही एक सॉलिड स्फीयर ला करके और उसको चार्ज देने की जगह हम ऐसा कर रहे हैं कि स्फीयर बनाते जाएंगे और उसको चार्ज करते जाएंगे। यानी पहले हमने डीएक्स रेडियस की स्फीयर बनाई, फिर और डीएक्स, फिर और डीएक्स, ऐसे करके स्फीयर बनाते जाएंगे, फिर उसको चार्ज कर दिया, फिर अगली लेयर बनाई, फिर उसको चार्ज कर दिया, फिर अगली लेयर बनाई, फिर उसको चार्ज कर दिया। तो हमें क्या है इससे इससे हमें पता रहेगा कि हमने जो चार्ज ला करके रखा है वो कहाँ पर ला कर रखा है। यानी किस तरह से कर रहे हैं अपन कि मटेरियल की लेयर बनाते जा रहे हैं, फिर उसको चार्ज करते जा रहे हैं, फिर मटेरियल की लेयर बनाई, फिर उसको चार्ज करते जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि अपन ने डीएक्स रेडियस से शुरुआत करी, डीएक्स 2 डीएक्स 3 डीएक्स करते करते अब तक हम एक्स रेडियस तक का स्फीयर बना चुके हैं और इसमें कुछ स्मॉल क्यू चार्ज अब तक आ चुका है। अब फर्दर नेक्स्ट डीएक्स विड्थ के लिए और हम इसको सरफेस बनाया अपन ने और उस पर चार्ज दिया, तो अब की बार जो चार्ज उस पर आया वो है अगर डीक्यू, तो ये डीक्यू चार्ज कहाँ ला करके रखा है अपन ने, वो इसकी सरफेस पर ला कर रखा है। इसलिए हमारे को वो एड्रेस पता है कि कहाँ ला के रखा है, तो हमारे लिए वर्क डन निकालना आसान रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखनी है तो यानी इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, और इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, और वीपी का मतलब कहाँ ला करके रखा है अपन ने, किस पोजीशन पे ला के रखा है चार्ज को, सरफेस पर। तो सरफेस वाली वैल्यू लिखते हैं, तो यू बराबर और डी क्यू और इंटू वीपी, वीपी यानी सरफेस का पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन, और अब तक कितनी रेडियस तक बना चुके हैं इसको अपन, एक्स तक, और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेके जाना है इसको अपने को, आर तक, आर वाली रेडियस तक। तो ये लिख दिया अपन ने वीपी की वैल्यू, डी क्यू। अब क्यू और डी क्यू की वैल्यू लिख दें। क्यू कितना बनेगा इसका चार्ज, क्यू बराबर रो, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है, जैसे अगर रो इसकी चार्ज डेंसिटी, तो रो को कैसे लिख सकते हैं अपन, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो उसकी मदद से अपन इतने पोर्शन का क्यू चार्ज लिख सकते हैं। तो कितना बनेगा इसका क्यू चार्ज, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब। और डीएक्स लिखना चाहें तो डीएक्स के लिए या तो इसी का डिफरेंशिएशन कर दो, डीएक्स बराबर, और यहाँ क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ डी क्यू बाई डी एक्स कर रहे हैं अपन, तो यहाँ बना 3x स्क्वायर, और फिर उस dx को इधर की तरफ भेज दो। या फिर ऐसा करो, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया सरफेस एरिया है 4πx स्क्वायर और विड्थ कितनी है dx, तो एरिया कितना हो जाएगा 4πx स्क्वायर इंटू dx। तो डी क्यू बाई डी एक्स करते अगर आप, तो क्या बनता है डी क्यू बाई डी एक्स में, क्यू का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो गया रो इंटू 4/3 पाई और x क्यूब का 3x स्क्वायर, और ये 3 कैंसिल हो गया और कितना बन गया रो 4πx स्क्वायर इंटू dx। और सीधा ही लिखना चाहे dq तो कैसे लिखते हैं dq, रो चार्ज डेंसिटी और इंटू ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसका एरिया कितना बनता हुआ एरिया 4πx स्क्वायर इंटू dx। ये बन गया अपने पास dq। इस dx को इधर भेजने पर भी ऐसे कैसे dq बन रहा था, तो ये है अपने पास dq और ये है अपने पास q। ये q और dq दोनों वैल्यू उठा करके डाल दो, q और dq, तो इससे अपने को u की वैल्यू पता लग जाएगी। और x की लिमिट कहां से कहां तक डाल देंगे, 0 से लेकर के r तक, इससे और इंटीग्रेशन करेंगे, और रो जो बन रहा है यहाँ पर, ये रो जो आ रहा है उस रो की जगह डाल देंगे q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी, इंटीग्रेशन करके मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, दैट इज 0.6 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको सेल्फ एनर्जी बोल रहे हैं अपन। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए जो बनी है वो है 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अच्छा, होलो स्फीयर के लिए क्या बनी थी? 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। इसके लिए कितनी बनी है? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर। चार्ज दोनों पे सेम है, होलो और सॉलिड पे, लेकिन इसमें 0.1 एक्स्ट्रा आई है। तो वो एक्स्ट्रा क्यों आई है? एक्स्ट्रा आने का कारण क्या रहा? होलो स्फीयर में तो क्या है, हमें सरफेस तक ही चार्ज करना था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में हमें सरफेस तक लाने के बाद अंदर वाली पोजीशन पर भी चार्ज करना है, और अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से चार्ज आ चुका होगा उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम वर्क डन करेंगे एडिशनल, तो कुछ ना कुछ वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ रहा होगा। तो होलो स्फीयर के बाहर आप जानते हो, होलो स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सॉलिड स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला एक जैसा होता है अगर चार्ज एक जैसा हो तो इनफाइनाइट से सरफेस तक दोनों का वर्क डन सेम आएगा। इसका मतलब 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। लेकिन इसमें सरफेस के बाद तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसका सरफेस से अंदर ले जाने का जो एडिशनल खर्चा आया, एडिशनल वर्क डन हुआ, वो कितना हो गया? 0.1 के क्यू स्क्वायर बाय एडिशनल। और टोटल वैल्यू कितना हो गया? सेल्फ एनर्जी 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर है ना। और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तो दो फॉर्मूले अपने को याद करने रह गए कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में, एक होलो स्फीयर के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए। होलो स्फीयर के लिए क्या? 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या? 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय आर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एक होलो स्फीयर दिया हुआ है और चार्ज की रेडियस आर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है होलो स्फीयर, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हिस्सा बताना है, वर्क डन बाय रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, केवल वो वाला हिस्सा बताना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसकी रेडियस को r से r/2 जब किया गया उस दौरान, कौन सा वाला हिस्सा बताना है? केवल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया, उसमें भी रिक्वायर्ड माना सिर्फ उतना ही जितनी आवश्यकता है। तो 12 चैप्टर में जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तो अपन जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा के की वैल्यू 0, रिक्वायर्ड शब्द आ गया इसलिए तो डेल्टा यू लिखना चाहें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले वर्क डन का हिस्सा निकालना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? यू फाइनल। तो होलो स्फीयर है तो ये एक ही होलो स्फीयर है, पहले इसकी रेडियस आर थी, अब इसकी रेडियस r/2 जब हो गई है तो उस दौरान एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ा वो हिस्सा लिख रहे हैं अपन। तो यू फाइनल लिखना चाह रहे हैं तो सेल्फ एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था अपन होलो स्फीयर के लिए? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r रेडियस, और यू फाइनल में, यू इनिशियल में भी ऐसे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r रेडियस। तो फाइनल रेडियस जो है वो है r/2 और इनिशियल रेडियस जो है वो है r, तो 2 पर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो गया? 2 के क्यू स्क्वायर बाय 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। इसका मतलब कितना बच गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये है वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। दो होलो स्फीयर दिए हुए हैं, चार्ज Q1 Q2 के, और रेडियस उनकी R1 R2 है, और उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, और हमें क्या पता लगाना है? सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो देखो, जब अकेला होलो स्फीयर था तब हमने उसकी सेल्फ एनर्जी लिखी थी, 2 पॉइंट चार्ज थे तब हमने उसकी इंटरेक्शन एनर्जी लिखी थी। अब क्या है कि दो चार्ज एक दूसरे से कुछ r सेपरेशन पर हैं, यानी कोई भी dq चार्ज अपने ही चार्ज के द्वारा भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और उन चार्ज से भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। इसका मतलब इस बार सेल्फ एनर्जी भी होगी और इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। तो सेल्फ और इंटरेक्शन दोनों एनर्जी हमें लिखनी है। तो वो कैसे लिखें? तो अगर अपन स्टेप वाइज लिखना चाहें इसको कि पहले अपन इसको चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो दो तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम पहले से दो होलो स्फीयर ले आए और फिर उनको एक एक करके चार्ज कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों को पहले इनफाइनाइट से चार्ज करके यहाँ पर लेकर के आए। तो दोनों तरीके करके देखते हैं, फिर कौन सा मेथड अच्छा पड़ेगा अपने को उसका यूज कर लेंगे। तो पहले मेथड में हम क्या है, पहले में हमने दो होलो स्फीयर लिया है, एक होलो स्फीयर ये लिया है और एक होलो स्फीयर ये वाला लिया है, और अभी इन पर चार्ज नहीं है। अब हम एक एक करके इनको चार्ज कर रहे हैं। तो पहले हमने इसको चार्ज किया, अब जब हमने इसको चार्ज किया तब तक तो इस पे चार्ज था नहीं, तो इसके होने और नहीं होने का तो फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो वर्क डन हमको करना पड़ा वो सिर्फ इसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर। तो यू टोटल अगर अपन लिखना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर का वर्क डन करना पड़ा, यानी कितना? के क्यू वन स्क्वायर अपॉन 2r1। फिर अब जब इसको चार्ज कर रहे हैं अपन, तो इसको चार्ज करने के दौरान क्या है, इसको चार्ज करने के दौरान अब ऑलरेडी जो यहाँ चार्ज प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट भी तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है, और dq करके अब तक अपन इसको q चार्ज दे चुके हैं और अब फर्दर dq चार्ज लेकर के आ रहे हैं। तो
उसके लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो कितना, डी क्यू इंटू वीपी। तो डी क्यू तो चार्ज और वीपी यानी यहाँ का पोटेंशियल। अब यहाँ का जहां डी क्यू लेकर के आया ना, वहां पोटेंशियल इसके कारण तो होगा ही और उसके कारण भी होगा। तो कितना बनेगा ये वाला पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर। ये तो इसी कारण और उसी कारण पोटेंशियल कितना वो बनेगा के Q1। बाहर वाले पार्ट के लिए इसको उठा के सेंटर पर रख सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। तो के Q1 अपॉन आर और इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर R2 तक। तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया अपने पास के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस यहाँ से के बाय आर बार आ गया, क्यू डी क्यू का Q2 स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यानी कितना बन गया के Q2 स्क्वायर और अपॉन R2 इसका जब पोटेंशियल लिखा अपन ने तो इसकी रेडियस R2 के बराबर थी, इसलिए यहाँ पर R2। और यहां से Q1 तो बाहर आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा और के Q1 बाहर आने के बाद के Q1 बाय आर बाहर आने के बाद डी को इंटीग्रेशन Q2 हो जाएगा। तो कितना हो गया के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। ये हो गया इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी, यू टोटल की वैल्यू हो गई अपने पास। ये इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इसकी सेल्फ एनर्जी प्लस इन दोनों के बीच की इंटररिएक्शन एनर्जी, यू सेल्फ वन, इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, यू सेल्फ वन प्लस यू सेल्फ टू प्लस यू इंटरेक्शन बिटवीन 1 and 2। ये यू टोटल एनर्जी होगी। इसका फर्स्ट मेथड हुआ। इसी को यूज एक और तरीके से कर सकते हैं अपन। हमें इसकी टोटल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अपन क्या करें कि पहले दोनों स्फीयर को इनफाइनाइट पर रहने दो। ये भी इनफाइनाइट पर है और ये भी इधर की तरफ इनफाइनाइट पर है और इसको वहीं चार्ज कर लो इनफाइनाइट पर। तो इसको जब अपन ने वहीं चार्ज किया इनफाइनाइट पर तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसकी सेल्फ एनर्जी के बराबर, यानी कितना के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1। और ये दूसरा भी उधर की तरफ इनफाइनाइट पर है। अब ये उधर इनफाइनाइट पर है तो उसके कारण तो इस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो इस कारण से जो एनर्जी जो वर्क डन लगा वो कितना के Q2 स्क्वायर बाय 2R2। अब इनफाइनाइट से करके लेकर के आते हैं इसको अपन। तो इनफाइनाइट से जब पहले को लेकर के आए तो कितना वर्क डन करना पड़ा, 0। और इनफाइनाइट से जब दूसरे को लेकर के आए तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो Q2 तो चार्ज जो लेकर के आए हैं और Q1 के कारण पोटेंशियल क्या बनेगा के Q1 अपॉन स्मॉल r। तो कितना बन गया के Q1 Q2 बाय r। तो ये ज्यादा आसान तरीका है, सेकंड वाला मेथड पड़ा। तो इसे हमने क्या किया, दोनों को पहले इनफाइनाइट पे रखा, वहीं चार्ज करके लाए, एक एक करके लाए। पहले कोई सा भी एक ले आए, उसको लाने में वर्क डन 0 और दूसरे को ले आए। तो इस तरह से हमने इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी। दो कॉन्सेंट्रिक होल स्फीयर दिए हुए हैं और चार्ज Q1 Q2 इन पर है, रेडियस इनकी R1 R2 है और हमें सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जैसा पिछले एग्जांपल में निकाला वैसे के वैसे ही। अब क्या करना आसान रहा था हमारे लिए कि पहले सबको इनफाइनाइट पे रखो, एक एक करके ले आओ, तो उससे ज्यादा आसान पड़ा था हमको। तो यू टोटल अगर हमको लिखना है तो पहले ये भी इनफाइनाइट पर है, ये वाला भी इनफाइनाइट पर है। तो पहले उसको इनफाइनाइट पर उधर की तरफ चार्ज कर लिया तो कितना वर्क डन करना पड़ा के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1 और इसको उधर इनफाइनाइट पे चार्ज कर लिया बाहर वाले को। तो ये कितना हो गया के Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2 इनकी सेल्फ एनर्जी के बराबर। अब इनफाइनाइट से पहले को लेकर के आए, किसको, किसी को भी लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले इसको लाए कि इसको लाए। मान लो आप पहले Q1 वाले को ले आए, तो पहले Q1 वाले को ले आए तो कितना वर्क डन करना पड़ा 0। और फिर Q2 वाले को ले आए तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो Q2 तो चार्ज और यहाँ Q1 के कारण पोटेंशियल, Q1 के कारण Q2 पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो Q2 बाहर है तो इसे उठा के सेंटर पर रख दो। सेंटर पर रख दिया तो पॉइंट चार्ज के लिए ये डिस्टेंस कितनी बनी R2। तो कितना हो गया के Q1 अपॉन R2। या कोई कहे कि नहीं मैं पहले Q2 को लाऊंगा तो Q2 को ले आओ, तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन, ये टर्म तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ये टर्म भी ऐसे कैसे आ जाएगी। तो इंटरेक्शन सेल्फ एनर्जी है। अब इंटरेक्शन एनर्जी में पहले वाले को लाने में वर्क डन 0 और दूसरे वाले में अब Q2 को लाए तो 0 वर्क डन। अब Q1 को ला रहे हैं तो Q1 तो चार्ज और यहाँ Q2 के कारण पोटेंशियल। तो क्या बनेगा Q2 कारण पोटेंशियल, Q2 कारण पोटेंशियल कहाँ के लिए लिखना है, Q2 के अंदर लिखना है, होलो स्फीयर के अंदर। और अंदर वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। यानी कितना बना के Q2 बाय R2। तो क्या बनी टर्म के Q1 Q2 बाय R2। आप देख सकते हैं कि टर्म वो की वही बनी। तो ये है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी की बात करें, बहुत पॉपुलर तो नहीं है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और du बाई डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। फॉर्मूला याद रखेंगे सीधा इसका, कोर्स में डिफाइंड भी नहीं है, एक बार आया हुआ है, बस इसका डायमेंशन पूछा था। डायमेंशन में जब पूछा था उसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि
एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन हम जानते हैं, तो उससे हम एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन बता देंगे। तो अभी जो du बाई dv फॉर्मूला याद रखना है अपने को, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, जहां ई क्या है, जिस पोजीशन पे जहां पर एनर्जी लिखना आते हैं वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी तो कैसे निकालेंगे, du बराबर हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर और इनटू dv, और इसका इंटीग्रेशन करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी अपने पास। तो u बराबर कितना हो गया, u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन जीरो इनटू ई स्क्वायर इनटू dv, जहां पर जिस एलिमेंट की dv के दौरान का वॉल्यूम लिखा है अपन ने वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से हम u निकाल सकते हैं। और कभी अगर ऐसा हो कि E यूनिफॉर्म हो, E एक जैसा हो, तो अगर E यूनिफॉर्म एक जैसा हो तो फिर क्या होगा, फिर ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, u का वैल्यू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर और इनटू dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dv का इंटीग्रेशन हो गया वॉल्यूम v। तो इस तरह से E यूनिफॉर्म होने की स्थिति में इस तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, एक नॉन कंडक्टिंग शीट, और एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पर, बहुत छोटा सा, साइड उसकी ए है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है इस डिस्टेंस के मुकाबले, है ना। तो हमें अगर इसमें एनर्जी लिखनी है तो इसके लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, क्यूब बहुत ही छोटी साइज का लिया है अपन ने। तो टोटल एनर्जी लिखना चाहें अगर अपन यू, तो कितना बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नोट और इनटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नोट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, ए क्यूब। तो ये इसमें एनर्जी की वैल्यू हो गई, क्यूब में एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल शेल। तो एक होलो स्फीयर है, इसके कारण जो है एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी स्टोर्ड के लिए भी अपने फॉर्मूला देखा, डी यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर और इनटू डीवी, और इसे टोटली निकालना आता है अपन। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी है वो होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा वहां एनर्जी स्टोर जो है वो जीरो होगी। तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, तो यहाँ तो कोई एनर्जी स्टोर होगी नहीं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बाहर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक वो अलग अलग जगह अलग अलग है, इस कारण से हमें क्या है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एलिमेंट कैसा लेंगे अपन, एलिमेंट वो लेंगे जिसमें सभी जगह पर ई की वैल्यू सेम ले सके। कहां पर ले सकते हैं अपन ई की वैल्यू सेम, होलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सेम आर वाले पॉइंट, तो सेम आर वाले पॉइंट कहां बन जाएंगे, तो जैसे ही अपन ने एक्स पर जाकर के और डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिया इसे, तो ये एक्स पर जाकर के और डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लिया इस तरह से, तो इस dx बहुत ही छोटा है, तो ये जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, इन सब जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसा ले सकते हैं, सेम। जिस dv पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सेम ले सकते हैं वो dv लिख दिया अपन ने, तो यहाँ लिखे हाफ एप्सिलॉन नॉट और इनटू e, इस जगह पर इस होलो स्फीयर कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इनटू dv, dv यानी क्या, 4 पाई एक्स स्क्वायर इनटू dx, और टोटल यू निकालना है तो एक्स की लिमिट डाल दें, तो कहां से कहां तक लग जाएगी एक्स की लिमिट, सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी आर से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इससे यू की वैल्यू आ जाएगी, तो इसे यू जो आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, यानी 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये तो सेल्फ एनर्जी का भी आंसर है, सेल्फ एनर्जी का आंसर। तो सेल्फ एनर्जी का आंसर को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो पहले इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर था, अब उसको कंप्रेस करके हम आर रेडियस तक ले आए, तो अब आर तक ले आए तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो ही स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के तो जीरो, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल के क्यू स्क्वायर बाय टू आर और यू इनिशियल जीरो, तो अपने आप क्या बना, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर। होमवर्क ये थोड़ा एक साथ ज्यादा क्योंकि पिछली क्लास में देना रह गया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी ई एफ जी, पार्ट 2 डी ई एफ जी, 2 पार्ट 1 7 8, 2 पार्ट 2 10 11 12 13 14, 2 पार्ट 3 6 10, 3 पार्ट 1 5 16 19 22 25 27 एंड 3 पार्ट 2 3 5 17 एंड 18। डिस्कशन तो स्टेप में ही हो रहा है वैसे भी, ये एक साथ देकर के थोड़ा थोड़ा पार्ट होकर के, क्योंकि एक बार में वीडियो 1 ही घंटे का लोड होता है इस कारण से।